गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 299 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 299 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। ये टेस्ट होने वाले है जनरल साइंस का, और जनरल साइंस के इसमें 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनके पूछे जाने की संभावना आरओ की परीक्षा में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, साइंस के इसी तरह के प्रश्न आरओ में पूछे जाते हैं। तो चलिए इनकी प्रैक्टिस करते हैं हम, और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बाकी इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा। एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि उस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड, शुद्ध नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। बहुत पूछा जाता है प्रश्न, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, और इसका उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ घुल जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जो एक कैंसर कारक है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत ही जहरीली और प्राणघातक गैस है। ऊंची सांद्रता में यह मनुष्य और जानवरों के लिए विषाक्त होती है। रक्त के हीमोग्लोबिन पर इस गैस की क्रिया से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिससे रक्त क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा हो जाएगा तो बॉडी में फ्लो कैसे करेगा? ठीक है, गाढ़ा हो जाएगा तो रक्त प्रवाह रुक जाएगा। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्लॉटिंग बन जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग बन जाएगी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल अल्कोहल, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ट्रैंकुलाइजर शांतिकारक औषधि के रूप में कौन सा? पोटेशियम ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। पोटेशियम ब्रोमाइड एक लवण है जिसका शांतिकारक औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी के उपचार में भी होता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड नहीं है इनमें? कोलाइड, ब्लड एक कोलाइड है, दूध भी एक कोलाइड है। ये स्कूल में पढ़ा होगा आपने। आइसक्रीम भी एक कोलाइड है, शहद कोलाइड नहीं है। देखिए, जितनी भी टेस्ट सीरीज इस चैनल पर चल रही हैं, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हो, पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। देखिए, कोलाइड एक विस्पांगी विलयन होते हैं। ये विलयन टिंडल प्रभाव तथा ब्राउनियन गति दर्शाते हैं। शहद जो है वो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, अतः कोलाइड नहीं है। खुले में कुछ देर तक दूध को छोड़ दें तो खट्टा हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? कार्बोनिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है। कार्बोनिक अम्ल फलों के रस में पाया जाता है, इसको हटा दीजिए। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू, आंवला। और एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में, विनेगर में। तो लैक्टिक अम्ल ही इसका आंसर होगा, भी है इसका आंसर। देखिए, ताजे दूध को वायु में खुला रखने से यह अनेक रोगजनक तथा अविकारी सूक्ष्म जीवों से संदूषित हो जाता है। अनेक जीवाणु दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जो दूध के खट्टेपन का कारण है। बाकी कुछ एडिशनल था वहाँ पर। कार्बोनिक अम्ल फलों के रस में, साइट्रिक अम्ल नींबू और आंवले में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरके में। बहुत पूछते हैं ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 दो स्टेटमेंट वाला। पहला स्टेटमेंट है, लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूजेनाल है। यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक तथा एंटीसेप्टिक है। यूजेनाल, देखिए, दांत वात में दर्द होता है तो लौंग चबाने को भी कहा जाता है। ठीक है, दर्द निवारक है, इसलिए एंटीसेप्टिक है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। पुराने घरेलू नुस्खे हैं ये।
देखिए, लौंग के तेल का उपयोग दांतों के दर्द को दूर करने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त लौंग के तेल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, टूथपेस्ट आदि के निर्माण में भी किया जाता है। मेडागास्कर और इंडोनेशिया मुख्य लौंग तेल उत्पादक देश हैं। लौंग के ऊपर भी कई प्रश्न बनते हैं यूपीपीएससी में। ठीक है, ये पुष्पकलिका है, क्या है, इसी तरह से प्रश्न बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। जो साबुन होता है वो ग्रीस को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाता है? स्कंदन के द्वारा, अधिशोषण के द्वारा, पारशीकरण के द्वारा, पराशरण के द्वारा। अच्छा, जितने भी एग्जाम में जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इन्वायरमेंट इकोलॉजी के पूछे जाते हैं या ज्योग्राफी के पूछे जाते हैं तो उसका एक बार इंग्लिश वर्जन जरूर देख लिया कीजिए, क्योंकि क्लिष्ट हिंदी लिखी होती है। अब एमल्सिफिकेशन का पता होगा, पायसीकरण क्या है ना पढ़ा हो। ठीक है, जो सॉप होता है, सॉप रिमूव्स ग्रीस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? बाय कोagulation, बाय एब्जॉर्प्शन, बाय इमल्सिफिकेशन, बाय ऑस्मोसिस। कोagulation नहीं है, ऑस्मोसिस नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा इमल्सिफिकेशन, इमल्सीकरण या पायसीकरण। ठीक है, एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पायसीकरण। साबुन ग्रीस को पायसीकरण यानी इमल्सीकरण या इमल्सिफिकेशन के द्वारा हटाता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, स्कूल में पढ़ा होगा, उसकी आवश्यकता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट क्या है? कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, सल्फोनेट है, बिसमथेट है, क्या है? कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला जो डिटर्जेंट है वो है सल्फोनेट, डी। कपड़े साफ करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो डिटर्जेंट होते हैं वो सल्फोनेट होते हैं। अधिकांश डिटर्जेंट एल्किल बेंजेन सल्फोनेट होते हैं, एल्के बेंजेन सल्फोनेट होते हैं। साबुन की तुलना में जो डिटर्जेंट होते हैं वो कठोर जल में अधिक विलय होते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट का सल्फोनेट कठोर जल में कैल्शियम और अन्य आयनों को आसानी से बंध बनाने नहीं देता, जैसा कि साबुन में कार्बोक्सिलेट आसानी से करता है। जेली बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? कैथे, अमरूद, पपीता, आम। किससे बनाई जा सकती है जेली? अमरूद से, सी है इसका आंसर। देखिए, पपीते में पपाइन नामक तत्व पाया जाता है जो जिलेटिन को सेट नहीं होने देता, अतः यह जेली बनाने हेतु श्रेष्ठ फल नहीं है। आम और कैथे में पैक्टिन की उपस्थिति क्रमशः कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है, जबकि अमरूद गुआवा, इसमें जो है पैक्टिन की उपस्थिति के लिए यह शर्त अनिवार्य नहीं है, अतः जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल है ये, और ये यूपीपीएससी में पहले पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उर्वरक में नहीं पाया जाता? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस। कौन सा है वो जो उर्वरक में पाया जाता है? नाइट्रोजन, अच्छा प्रश्न है, उर्वरक में पाया जाता है। क्लोरीन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, बी है इसका आंसर। देखिए, हाइड्रोजन उर्वरक में नहीं पाया जाता। उर्वरक वैसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, कौन छोड़ता है इनमें से? वो है अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मृदा में अम्लता की माप मृदा के पीएच मूल्य के द्वारा की जाती है। पीएच मूल्य जितना कम होगा मृदा उतनी ही अम्लीय होगी, यानी एसिडिक। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए उर्वरकों में अमोनियम सल्फेट उर्वरक मृदा में जो है सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितने यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी? 2.2 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। सीधे सीधे याद रखिएगा, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए लगभग 2.2 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
जो पेड़ पौधे होते हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। दोनों प्रश्न बहुत पूछे गए एग्जाम में ये। देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है और पेड़ पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? यूरिया, अब सोडियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। कौन सा नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। देखिए, यूरिया है, सुपर फॉस्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम सल्फेट नहीं है। बी है इसका आंसर। यूरिया जो है सुपर फॉस्फेट एवं पोटेशियम नाइट्रेट रासायनिक उर्वरक है, जबकि सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। यूरिया हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम सल्फेट नहीं है। तो बी है इसका आंसर। नंबर 14 पर अजय, जो मच्छर कॉइल होती है, मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला जो पायरेथ्रिन है वो प्राप्त होता है कहाँ से? एक बीजीय पौधे से, एक कीट से, एक जीवाणु से, एक कवक से। मच्छर कॉइल में जो पायरेथ्रिन होती है वो एक बीजीय पौधे से प्राप्त होती है। ए है इसका आंसर। देखिए, पायरेथ्रिन प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है जिनमें कीटाणुनाशक क्षमता होती है। यह एक बीजीय पौधे से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर अजय, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किसका उपयोग होता है? एल्युमिनियम सल्फेट का। सीधे सीधे याद रखिएगा इन सबको। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग होता है। डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर अजय, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक यानी हर्बिसाइड का उदाहरण है? सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, इनमें से कोई नहीं। हर्बिसाइड, हर्बिसाइड कौन है इनमें? हर्बिसाइड है इसमें सोडियम क्लोरेट, ऑप्शन नंबर ए। शाकनाशी हर्बिसाइड ऐसे रसायन होते हैं जिनका प्रयोग कृषि क्षेत्र में अवांछित खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। सोडियम क्लोरेट इनका प्रमुख उदाहरण है। देखिए, मान लीजिए धान की खेती कर रहे हैं हम, तो ये मेन पौधा है धान का। अब इसके नीचे घास फूस जम गई, तो जो फर्टिलाइज़र, जो उर्वरक इस मुख्य पौधे को ज़रूरत है तो वो ये खा जाएंगे आधे। तो ये जो है, जो छोटी मोटी घास उग जाती है खेत में, ये है हर्ब। अब इसको या तो मैनुअली, मतलब हाथों से नरा दो, जिसको निराई करना बोलते हैं, या फिर ये जो है शाकनाशक इसमें डाल दो खेत में, यानी उसको हर्बिसाइड बोलते हैं, हर्बिसाइड। तो ये हटा देते हैं। लेकिन ये इसकी कुछ मात्रा ये भी तो ग्रहण कर लेते हैं ना, और वो भोजन के साथ मनुष्य के पेट में भी जा रही है। इसलिए जैविक कृषि मानव शरीर के लिए लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है? उसमें परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन करने की, यानी अल्ट्रावायलेट यूवी, जो यूवी रेडिएशन है उसको विच्छेदन करने की क्षमता है। सोडा कांच में, पायरेक्स कांच में, जेना कांच में, क्रुक्स कांच में। इसका उत्तर है क्रुक्स कांच, डी। देखिए, सेरियम तथा दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं से मिलकर क्रुक्स कांच का निर्माण किया जाता है। क्रुक्स कांच में परावैंगनिक किरणों के अवशोषण यानी यूवी प्रोटेक्शन की क्षमता होती है। परावैंगनिक किरणें हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए धूप के चश्मे में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यूवी प्रोटेक्टेड होते हैं वो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 है, मरी हुई मछली से निकलने वाली जो दुर्गंध है वो किन यौगिकों के कारण होती है? ठीक है, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? नाइट्रो यौगिक, एल्डिहाइड यौगिक, सल्फर यौगिक, अमीनो यौगिक। देखिए, प्याज को छीलिए, प्याज को छील कर जो है रख दीजिए काट कर किसी रूम में, बड़े से रूम में भी रखेंगे तो 1-2 घंटे के बाद बहुत बुरा महकता है वो। और लहसुन सड़ जाता है तो महकता है, तो वो सब सल्फर यौगिक होते हैं।
लेकिन जो मछली से निकलने वाली दुर्गंध होती है वो उन्हीं यौगिकों के कारण आती है। मान लीजिए पब्लिक टॉयलेट से के पास से आप गुजरेंगे तो बड़ी तीक्ष्ण गंध आती है, अमोनिया की होती है वो। यहाँ पर भी मछली के मरने पर जो तीक्ष्ण दुर्गंध आएगी वो अमीनो यौगिक के कारण ही आएगी। ये है इसका आंसर। ट्राई मेथिलएमीन एक तृतीयक एमीन है जो संरचनात्मक रूप से अमीनो यौगिक है, जिसमें अमोनिया का प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु एक मेथिल समूह से प्रतिस्थापित होता है। मृत मछलियों से निकलने वाली दुर्गंध इन्हीं यौगिकों की उपस्थिति के कारण होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन में प्रयोग होता है? भारी जल, सल्फर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड या शुष्क बर्फ का उपयोग होता है। देखिए, क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छा अनुसार वर्षा कराई जाती है। आमतौर पर क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे यौगिक प्रयोग किए जाते हैं, याद रखिएगा इसको। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प या यशद ऊन या फिलोस्फर वूल कहलाता है? जिंक नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ब्रोमाइड। कौन सा है? जिंक 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 क्लोराइड नहीं है, जिंक नाइट्रेट नहीं है, जिंक ब्रोमाइड नहीं है। इसका उत्तर है जिंक ऑक्साइड। सी है इसका आंसर। देखिए, जिंक ऑक्साइड यशद पुष्प के नाम से जाना जाता है, या यशद ऊन के नाम से जाना जाता है, या फिलोस्फर वूल कहा जाता है इसको। यह एक सफ़ेद पाउडर है जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, स्याही, मलहम आदि के निर्माण में किया जाता है। तो 20 प्रश्न थे ये साइंस के इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।